हर किताब एक कहानी नहीं होती। कुछ कहानियां जिंदा होती हैं। हॉरर स्टोरी बुक। अक्सर जब हम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सोचते हैं ना, खासकर भूकंप के बारे में, तो हमारे दिमाग में बस एक बहुत ही स्पष्ट और वैज्ञानिक तस्वीर उभरती है। हाँ, बिल्कुल। रिक्टर स्केल पर नापी गई तीव्रता और वो टेक्टोनिक प्लेट्स का खिसकना। बिल्कुल वही, मतलब दरकती हुई जमीन और ढहती हुई इमारतें। और देखा जाए तो विज्ञान के सांचे में ये सब कुछ एकदम फिट बैठता है। ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ना, ये हमें एक अजीब सी सांत्वना देता है। सांत्वना कैसे? मतलब तबाही तो होती है ना? मेरा मतलब है कि तबाही चाहे कितनी भी भयंकर क्यों ना हो, हमें लगता है कि इसके पीछे का कारण मापा जा सकता है, समझा जा सकता है। हाँ, मैं समझ गया। ये दरअसल एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक बचाव तंत्र है। हम आधुनिक लोग हर चीज को सिर्फ आंकड़ों और भौतिक नुकसान के चश्मे से देखने के आदी हो चुके हैं। हाँ, सही कहा। तबाही को सिर्फ मलबे के ढेर की तरह देखना, ये एक भ्रम पैदा करता है कि स्थितियां हमारे नियंत्रण में हैं। हमें लगता है कि मलबा हटा दिया जाएगा, नई इमारतें बन जाएंगी और जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाएगी। हम्म। लेकिन इस सब में हम उस गहरे अदृश्य प्रभाव को पूरी तरह से भूल जाते हैं जो ऐसी आपदाएं किसी जगह की सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक नींव पर डालती हैं। और बस यहीं से हमारे आज के इस गहन अध्ययन का मुख्य विषय सामने आता है। क्योंकि क्या हो अगर वो मलबा हटने के बाद जमीन के नीचे से जो चीज बाहर आए, वो किसी भी विज्ञान की किताब या जियोलॉजिकल रिपोर्ट में ना लिखी हो। बाप रे, ये विचार ही अपने आप में काफी सिहरन पैदा करने वाला है ना? आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही प्रसंग की गहराई में उतरने वाले हैं जहां तार्किकता और विज्ञान की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। हम बात कर रहे हैं नेपाल के काठमांडू की यात्रा कर रहे एक जोड़े की। रंजन और नेहा, राइट? हाँ, रंजन और मेहा। उनका ये अनुभव इतना खौफनाक है कि ये सिर्फ एक डरावनी घटना भर नहीं रह जाती। ये इस बात को समझने का एक जरिया है कि 2015 के विनाशकारी नेपाल भूकंप जैसी घटनाएं सिर्फ भौतिक तबाही नहीं मचाती। बिल्कुल, वो सदियों से दफन उन अलौकिक मान्यताओं और खौफनाक शक्तियों को भी आजाद कर देती हैं, जिन्हें पीढ़ियों पहले मिट्टी के नीचे हमेशा के लिए कैद मान लिया गया था। एकदम सही कहा आपने। और इस पूरे प्रसंग के केंद्र में एक रहस्य है, मुरकट्टा नाम के खौफनाक प्रेत का रहस्य। तो ये अध्ययन सिर्फ उस प्रेत की कहानी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इस बात की पड़ताल है कि प्राकृतिक आपदाएं और हमारी प्राचीन लोक कथाएं किस तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हाँ, क्योंकि जब आधुनिक जीवन की सुरक्षा का वो पर्दा हटता है ना, जैसे तकनीक, पक्की सड़कें, फोन का नेटवर्क, ये सब एक झटके में छिन जाता है, तो इंसान का सामना उन आदिम डरों से होता है जिन्हें वो भुला चुका था। सही बात है। तो इस सफर की शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत एक ऐसे दृश्य से होती है जो मॉडर्न इंसान और प्रकृति के बीच के टकराव को बहुत अच्छी तरह दिखाता है। रंजन नाम का ये व्यक्ति, जो कई सालों से दिल्ली जैसे बड़े शहर में काम कर रहा था, वो अपनी कार से काठमांडू जा रहा था। अकेले? हाँ, कार में वो अकेला था। वो एक बहुत ही सुनसान रात थी और नेपाल के तराई इलाके में घना कोहरा छाया हुआ था। और रास्ते में एक बेहद कुख्यात जगह पड़ती है जिसे काला पुल कहते हैं। ब्लैक ब्रिज। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि इस यात्रा से पहले नेहा ने, यानी उसकी पत्नी ने, उसे एक बहुत सख्त हिदायत दी थी। उसने कहा था कि इस काले पुल के पास किसी भी कीमत पर गाड़ी नहीं रोकनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये पुल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये लोक कथाओं में एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक होता है। वो कैसे? देखिए, पुल सिर्फ दो रास्तों को नहीं जोड़ते हैं। पौराणिक कथाओं में इन्हें अक्सर दो दुनियाओं के बीच की सीमा, या हम कह सकते हैं लिमिनल स्पेस, माना जाता है। एक ऐसी जगह जो न तो पूरी तरह से इधर है और न ही उधर। मतलब एक तरह का ट्रांजिशन जोन। बिल्कुल, ये एक संक्रमण का क्षेत्र है जहां सामान्य दुनिया के नियम बदल जाते हैं। तो नेहा की वो हिदायत दरअसल कोई अंधविश्वास नहीं था, वो उस स्थानीय ज्ञान का हिस्सा था जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। लेकिन वो कहते हैं ना, आधुनिक जीवन शैली का अपना एक अलग ही अहंकार होता है। रंजन ने शायद उस चेतावनी को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं। फिर क्या हुआ? हुआ ये कि घने कोहरे के बीच उस काले पुल पर रंजन को मजबूरन अपनी कार का ब्रेक लगाना पड़ा। क्यों? पुल टूट गया था क्या? नहीं, सड़क के ठीक बीचों बीच एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी खड़ा था, एकदम स्थिर।
अरे, रात के उस अंधेरे और कोहरे में? हाँ, रंजन ने लगातार हॉर्न बजाया लेकिन वो बूढ़ा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। अब जाहिर है रंजन को गुस्सा आ गया। वो झल्लाहट में कार से बाहर निकला और उस बूढ़े से रास्ते से हटने को कहने लगा। ये तो सीधे सीधे खतरे को दावत देना हो गया। बिल्कुल। और तब उस बूढ़े ने कुछ ऐसा कहा जिसने माहौल को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। उसने सीधे रंजन की आंखों में देखा और कहा कि नेहा ने बिल्कुल सही कहा था, तुम्हें यहाँ रुकना नहीं चाहिए था। बाप रे, उस अनजान बूढ़े को नेहा का नाम कैसे पता था? और उसे ये कैसे पता था कि नेहा ने क्या चेतावनी दी है? यही तो सबसे डरावनी बात थी। और इसके तुरंत बाद उस बूढ़े ने रंजन को मुरकट्टा के बारे में चेतावनी दी। ये संवाद वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। बूढ़े का ये जानना कि रंजन की पत्नी ने उसे क्या कहा था, ये तुरंत साबित कर देता है कि ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। हाँ, कोई सामान्य इंसान तो ऐसा नहीं बोल सकता। वही तो। लोक कथाओं में अक्सर कहा जाता है कि तराई की हवाएं सब बता देती हैं। और ये बातें सिर्फ कोई कविता या मुहावरा नहीं होती। मतलब इनका कोई ठोस अर्थ होता है? हाँ, ये इस बात का संकेत होती हैं कि उन अनजान प्राचीन रास्तों पर, जहां सिर्फ प्रकृति का राज चलता है, वहां स्थानीय चेतावनियों को अंधविश्वास मानकर खारिज कर देना एक बहुत भयानक भूल हो सकती है। बिल्कुल सही कहा। और वो बूढ़ा उसे बताता है कि मुरकट्टा कोई आम भूत नहीं है। वो एक बिना सिर वाला प्रेत है जो अपने शिकार का पीछा करता है। बिना सिर वाला? हाँ, और इसका सबसे खौफनाक नियम ये है कि जो भी व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है, ये प्रेत सीधा उसकी रूह पर कब्जा कर लेता है। ये पीछे मुड़कर ना देखने वाला नियम बहुत सी संस्कृतियों में आम है। बिल्कुल। लेकिन सुनिए, बूढ़ा सिर्फ चेतावनी देकर नहीं रुकता। वो रंजन को बचाव के लिए कुछ पुराने नेपाली सिक्के देता है जिन पर सिंदूर लगा हुआ था। और वो बड़ी सख्ती से कहता है कि आज की रात इन सिक्कों को खुद से अलग मत करना। सिंदूर लगे सिक्के, ये बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। अगर हम दुनिया भर की पौराणिक कथाओं को देखें तो सिक्के अक्सर जीवन और मृत्यु के बीच के लेन देन का प्रतीक रहे हैं। जैसे ग्रीक माइथोलॉजी का उदाहरण ले लीजिए। हाँ, जहां मृत आत्माओं को पाताल लोक की नदी पार कराने वाले नाविक चेरॉन को सिक्के दिए जाते हैं। बिल्कुल वही। लेकिन यहाँ एक बड़ा अंतर भी है। कैसा अंतर? शैरन को सिक्के मृत्यु के बाद दिए जाते हैं ताकि आगे का सफर तय किया जा सके। लेकिन रंजन के साथ जो हो रहा था वो मृत्यु से बचने के लिए दिया गया एक एडवांस पेमेंट या फिरौती जैसा लगता है। ये नजरिया काफी अलग है ना? तो ये सवाल उठता है कि उस सुनसान रात में क्या वो बूढ़ा सच में रंजन की मदद कर रहा था, या उसका वो सिक्का देना ही अपने आप में आने वाले खतरे की एक पूर्व घोषणा थी। मतलब जैसे सिक्के थमाकर उसने रंजन को उस पारलौकिक लेनदेन का हिस्सा बना दिया हो। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। वो बूढ़ा एक रक्षक भी हो सकता है और एक अपशगुन लाने वाला भी। जब वो सिक्के देता है ना, तो वो रंजन को एक ऐसे सौदे में बांध देता है जिसके नियम रंजन को बिल्कुल नहीं पता है। मतलब बिना कॉन्ट्रैक्ट पढ़े साइन कर देना। एकदम सही। सिक्के एक तरह की मोहर है जो रंजन पर लगा दी गई है। ये दिखाता है कि जादू या ऐसा कोई भी अलौकिक बचाव कभी मुफ्त नहीं होता। ये हमेशा एक शर्त के साथ आता है, जैसे कि वो शर्त थी कि इन्हीं खुद से अलग मत करना। और मैं बता दूं, ये शर्त बहुत जल्द एक भयंकर परीक्षा में बदलने वाली थी। रंजन किसी तरह उन सिंदूर लगे सिक्कों को अपनी जेब में रख लेता है और गाड़ी आगे बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही वो धरारा के पुराने खंडहरों के पास पहुंचता है, आधुनिक दुनिया का हर सुरक्षा कवच एक एक करके टूटना शुरू हो जाता है। मतलब गाड़ी खराब हो गई? हाँ, अचानक उसकी कार बंद पड़ जाती है, इंजन से धुआं निकलने लगता है और मोबाइल फोन का नेटवर्क तो पूरी तरह से गायब हो जाता है। बाप रे। सोचिए उस स्थिति को। चारों तरफ सिर्फ घुप अंधेरा, जमा देने वाला कोहरा और एक ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभ रहा हो। मदद की तलाश में रंजन के पास कोई चारा नहीं बचता। उसे मजबूरन एक कच्चे और सुनसान रास्ते पर पैदल ही निकलना पड़ता है। इस हिस्से को अगर हम ध्यान से समझें तो ये इंसान के उस तकनीकी घमंड के ढहने का प्रतीक है। कैसे? देखिए, जो इंसान कुछ मिनटों पहले तक एक लोहे की सुरक्षित मशीन में बैठा था, हेडलाइट्स की रोशनी के सहारे कोहरे को चीर रहा था, वो अब पूरी तरह से प्रकृति और उस अनदेखी शक्ति के रहमो करम पर आ गया है। एकदम सही। और जिस जगह पर कार बंद होती है, धरेरा के खंडहर, वो ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्व रखता है। ये उसी तबाही का केंद्र रहा है जो जमीन के नीचे से आई थी। बिल्कुल। और ठीक इसी जगह पर
रंजन को पहली बार अपने पीछे किसी के चलने की आहट महसूस होती है। कदमों की आवाज। हाँ, और जब वो अपने कदम तेज करता है तो पीछे चलने वाले के कदम भी उसी स्पीड में तेज हो जाते हैं। दिल की धड़कन बढ़ाने वाला पल। और फिर उस अंधेरे सन्नाटे को चीरती हुई एक बेहद खौफनाक फुसफुसाती हुई आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती है, बुरी बलाएं, कटा हुआ, करो कुछ ऐसा कि सदियों की आजादी मिल जाए। ये वो पल है जहां इंसान का मनोविज्ञान पूरी तरह से चरमरा जाता है। हाँ, और यहीं पर एक बहुत ही तार्किक बहस भी शुरू होती है। सोचिए, अकेलापन, घुप अंधेरा और अभी कुछ ही देर पहले एक अजनबी से सुनी गई एक डरावनी कहानी। क्या ये संभव नहीं है कि रंजन का दिमाग बस उसके साथ खेल खेल रहा हो? आप पैराडोलिया की बात कर रही हैं? हाँ, मनोविज्ञान में ये पैराडोलिया नाम की स्थिति होती है ना, जहां इंसान का दिमाग रैंडम आवाजों या परछाइयों में कोई पैटर्न ढूंढने लगता है और डरावनी आकृतियां खुद ही गढ़ लेता है। क्या ये महज थकान और डर का नतीजा नहीं हो सकता? पैराडोलिया का तर्क यहाँ पूरी तरह से लागू होता है। मैं मानता हूँ कि अत्यधिक तनाव और अकेलेपन में हमारा दिमाग भ्रम पैदा कर सकता है। तो मतलब वो आवाज सिर्फ उसके दिमाग में थी? शायद, लेकिन लोक कथाओं की संरचना में एक बहुत ही बारीक सी लाइन होती है जो ऐसे भ्रम को वास्तविकता में बदल देती है, और वो लाइन है आपकी शारीरिक प्रतिक्रिया। मतलब आप उस स्थिति में रिएक्ट कैसे करते हैं? जैसे ग्रीक मिथकों में ऑर्फियस और यूरिडाइस की कहानी है, या फिर बाइबल में लूत की पत्नी की कथा, जहां पीछे मुड़कर देखने पर वो नमक का खंबा बन जाती है। मैं हमेशा सोचती थी कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ पीछे मुड़कर देखना इतनी सारी संस्कृतियों में विनाश का कारण माना गया है। क्योंकि पीछे मुड़कर देखना सिर्फ एक फिजिकल एक्शन नहीं है। ये दरअसल उस अज्ञात शक्ति को मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से मान्यता देना है। मान्यता देना मतलब उसका अस्तित्व स्वीकार करना। एकदम सही। जब कोई व्यक्ति पीछे मुड़ता है तो वो अपने संदेह और अपने डर के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देता है। वो उस अदृश्य दीवार को तोड़ देता है जो अब तक उसे बचाए हुए थी। न देखना विश्वास का प्रतीक है, और देख लेना उस अलौकिक शक्ति को अपने आयाम में इनवाइट करना है। बाप रे! और रंजन ने ठीक यही गलती कर दी। उसके कदम रुक गए और डर के मारे उसने पीछे मुड़कर देख लिया। और इस एक भूल ने पूरे परिदृश्य को एक भयानक यथार्थ में बदल दिया। हाँ। और पीछे मुड़ते ही जो दृश्य उसके सामने आता है ना, वो किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी है। वो कोई परछाई नहीं थी। जमीन के नीचे एक बहुत ही हिंसक हलचल हो रही थी। जमीन के नीचे? हाँ, मिट्टी के भीतर से कोई चीज खुद को बाहर खींच रही थी। एक काला सड़ा हुआ हाथ मिट्टी से बाहर निकलता है और उसकी उंगलियां जमीन के पत्थरों को बुरी तरह से नोच रही होती हैं। ये दृश्य एक बहुत ही गहरे रूपक की तरह काम करता है। अगर आप सोचें तो जमीन का फटना और अंदर से किसी चीज का बाहर आना, ये ठीक वैसी तस्वीरें जैसी भूकंप के समय होती है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक प्रेत का जन्म नहीं है, ये उस दबे हुए आघात का, उस सदमे का फिर से सतह पर आना है। और फिर जमीन फाड़कर वो खौफनाक आकृति बाहर आती है, एक बिना सिर वाला विशाल धड़। बिना सिर का? हाँ, और वो अपना ही कटा हुआ सिर अपने हाथ में पकड़े हुए था। लेकिन सबसे डरावनी बात वो सिर नहीं था। तो क्या था? उसका सीना। उस कटे हुए सिर पर आंखें नहीं थीं। उसकी दोनों भयानक लाल आंखें उसके सीने पर जमी हुई थीं और वे बिना पलक झपकाए सीधा रंजन को घूर रही थीं। यही वो मुरकट्टा था। इस प्राणी की जो शारीरिक संरचना है ना, उसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। हाँ, सीने पर आंखें होना कोई नॉर्मल डरावना कॉन्सेप्ट तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। देखिए, सिर को हमेशा बुद्धि, तर्क और संयम का केंद्र माना जाता है, और सीने या धड़ को हमारी भावनाओं और आदिम प्रवृत्तियों का। तो एक ऐसा प्रेत जिसका सिर ही कटा हुआ है और जिसकी आंखें सीने पर हैं, ये साफ दर्शाता है कि वो प्राणी किसी भी प्रकार के लॉजिक, दया या मानवीय सोच से पूरी तरह खाली है। वो केवल अपनी सबसे गहरी, क्रूर और आदिम भावनाओं से चलता है। मतलब वो सिर्फ अंधा प्रतिशोध है। एकदम सही, अंधा और बेकाबू प्रतिशोध। और यहीं पर इस पूरी घटना का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला रहस्य खुलता है, जो इस कहानी को एक व्यक्तिगत डर से निकालकर एक बहुत बड़े ऐतिहासिक संदर्भ से जोड़ देता है। आप 2015 के भूकंप की बात कर रहे हैं ना? हाँ, हम अक्सर भूकंप को सिर्फ टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने का रिजल्ट मानते हैं, लेकिन इस प्रसंग के अनुसार वो प्राकृतिक आपदा केवल एक जियोलॉजिकल घटना नहीं थी।
ये बिल्कुल सही पॉइंट है। 2015 के भूकंप में काठमांडू का जो ऐतिहासिक धरहरा टावर टूटकर जमीन में समा गया था, वो केवल ईंट और पत्थर की कोई आम इमारत नहीं थी। तो वो क्या था? कई स्थानीय मान्यताओं के अनुसार उस विशाल टावर के ठीक नीचे इस प्राचीन और बुरी आत्मा को, यानी मुरकट्टा को, सदियों पहले कैद किया गया था। इस आत्मा का सिर कभी धोखे से काट दिया गया था और तब से वो एक अंतहीन क्रोध में जल रही थी। तो मतलब वो टावर? हाँ, उस ऐतिहासिक टावर का निर्माण और उसकी नींव शायद उस आत्मा को दबाए रखने की एक आध्यात्मिक मोहर थी। ओ माय गॉड! जब भूकंप ने उस टावर को गिराया तो उसने केवल एक भौतिक ढांचे को नष्ट नहीं किया, उसने उस अदृश्य मोहर को भी तोड़ दिया। उस प्रेत के लिए टावर का गिरना अपनी सदियों पुरानी जेल के दरवाजे टूटने जैसा था। ये तो बिल्कुल एक पेंडोरा बॉक्स के खुलने जैसा लगता है। बिल्कुल। मतलब जब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है तो हम सिर्फ उस भौतिक मलबे को देखते हैं। हम सोचते हैं कि बस ये मलबा हटाएंगे और शहर को दोबारा बसा लेंगे। लेकिन क्या कभी कोई इस बात पर विचार करता है कि उस प्राकृतिक आपदा ने जमीन के नीचे दबी किन किन शक्तियों या अनकहे खौफ के दरवाजे खोल दिए हैं? बहुत कम लोग ये सोचते हैं। जो चीजें इतिहास के पन्नों में और जमीन की अथाह गहराइयों में हमेशा के लिए दफन होनी चाहिए थी, वे सचमुच उन भूगर्भीय दरारों से बाहर आ जाती हैं। ये विचार ही अपने आप में डरावना है कि हमारी इस मॉडर्न दुनिया की नींव असल में कितनी कमजोर है। और यही कारण है कि भारी तबाही या आपदाओं के बाद लोक कथाएं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। लोग केवल अपने घर और संपत्तियां नहीं खोते, वे अपनी सुरक्षा की वो भावना भी खो देते हैं जो उन्हें इन अज्ञात शक्तियों से बचाती थी। हाँ, सुरक्षा का वो भ्रम टूट जाता है। बिल्कुल। ऐसे समय में प्राचीन मान्यताएं फिर से जाग उठती हैं, क्योंकि वे तबाही के उस अकल्पनीय स्केल को कोई ना कोई अर्थ देने की कोशिश करती हैं। सही कहा। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो हमें ये समझने में मदद करता है कि इन अंधकारमय शक्तियों के बीच भी कुछ नियम और कुछ संतुलन काम करते हैं। नेहा के साथ क्या हुआ? हाँ, दूसरी तरफ नेहा बहुत बुरी तरह परेशान थी। रंजन का फोन नहीं लग रहा था और उसे किसी अनिष्ट की बहुत गहरी आशंका हो रही थी। वो अपनी कार से रंजन को ढूंढते हुए उसी इलाके की ओर निकल पड़ी। भरेरा के खंडोरों की तरफ? हाँ, और घने कोहरे के बीच उसे रंजन की लावारिस कार मिल जाती है और वहां से थोड़ी दूर जाने पर उसके सामने एक दिल दहला देने वाला नजारा होता है। रंजन में मिल गया? मिला, लेकिन जमीन पर पड़ा हुआ। उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी पड़ चुकी थी, आंखें आधी खुली थीं और शरीर में कोई हलचल नहीं थी। पहली नजर में ऐसा ही लगा कि मुरकटा ने अपना काम कर दिया है और नेहा ने रंजन को हमेशा के लिए खो दिया। ये एक बेहद तनावपूर्ण क्षण है। लेकिन इसी पॉइंट पर लोक कथाओं का एक और बहुत जरूरी पहलू सामने आता है, जिसे हम लूप होल कहते हैं, बचाव का एक जादुई तरीका। बिल्कुल, क्योंकि ठीक उसी समय वो रहस्यमयी बूढ़ा आदमी जो काले पुल पर मिला था, वो वहां फिर से प्रकट होता है। अरे हाँ, और वो नेहा को जो बताता है वो सच में चौंकाने वाला है। वो कहता है कि रंजन मरा नहीं है। लेकिन वो तो एकदम बेजान पड़ा था ना? हाँ, मुरकटा ने उस पर हमला जरूर किया था, लेकिन उसकी जान बच गई और इसका कारण थे वो तिलिस्मी सिक्के जो उस बूढ़े ने रंजन को दिए थे। वो सिंदूर लगे सिक्के उन्होंने कैसे बचाया? बूढ़े ने बताया कि जैसे ही मुरकटा ने रंजन पर अपना जानलेवा वार किया, रंजन की जीवन ऊर्जा, उसकी सांसें, उसकी जेब में रखे उन सिक्कों में समा गईं। मतलब उसकी आत्मा कुछ पल के लिए सिक्कों में शिफ्ट हो गई। हाँ, इससे उसका शरीर अस्थायी रूप से बेजान होकर गिर पड़ा। और मुरकट्टा का एक बहुत ही सख्त नियम है, वो मरे हुए शरीर के पास नहीं फटकता, वो केवल जीवित ऊर्जा का शिकार करता है। क्या बात है! इसीलिए वो रंजन को मृत समझकर छोड़कर चला गया। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि सदियों पुरानी मान्यताओं में जादू असल में काम कैसे करता है। ये अक्सर आमने सामने की ताकत का प्रदर्शन नहीं होता। मतलब आप सीधे लड़ नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। बुराई को सीधे तौर पर हराना असंभव माना जाता है। इसके बजाय बचाव हमेशा एक भ्रम, एक चाल या किसी लूप होल पर आधारित होता है। सिक्कों ने रंजन की जीवन ऊर्जा को एक अलग आयाम में सुरक्षित कर लिया, जिससे प्रेत भ्रमित हो गया। ये इंसानी समाज की एक गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत को भी दिखाता है। ये विश्वास कि चाहे कोई भी विनाशकारी शक्ति कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमजोरी या नियम जरूर होता है जिसका फायदा उठाकर बचा जा सकता है। ये सोचने वाली बात है। अगर मुरकट्टा जैसा इतना प्राचीन और क्रूर प्रेत
जो सदियों की कैद के बाद आजाद हुआ है, अगर उसे भी महज कुछ पुराने सिक्कों के सहारे धोखा दिया जा सकता है, तो इसका क्या मतलब है? आप क्या सोच रही हैं? क्या इसका मतलब यह है कि अलौकिक शक्तियां, चाहे वो कितनी भी विनाशकारी हों, वो सर्वशक्तिमान नहीं है? वो भी ब्रह्मांड के किसी बहुत ही कड़े और अदृश्य कानून से बंधी हुई हैं। ये विश्लेषण का एक बहुत ही गहरा स्तर है। और हाँ, तांत्रिक और आध्यात्मिक मान्यताओं में यही माना जाता है कि ब्रह्मांड हमेशा एक संतुलन पर काम करता है। कोई भी शक्ति असीमित नहीं हो सकती। मुरकट्टा भले ही अंधकार और बदले का प्रतीक है, लेकिन वो भी नियमों का गुलाम है। पीछे मुड़कर देखना उसके लिए निमंत्रण है, और मृत शरीर पर हमला न करना उसकी सीमा है। तो ये नियम ही उसे अजेय होने से रोकते हैं। एकदम सही। और इस संतुलन का एक उजला पहलू भी है। जहां एक तरफ नुकसान पहुंचाने वाली विनाशकारी आत्माएं होती हैं, वहीं दूसरी तरफ राह दिखाने वाली और रक्षा करने वाली शक्तियां भी उसी जगह मौजूद होती हैं। और वो रहस्यमय बूढ़ा उसी रक्षक शक्ति का प्रतीक था। बिल्कुल। क्योंकि जैसे ही रंजन को धीरे धीरे होश आता है और नेहा पलटकर उसे धन्यवाद देने के लिए देखती है, तो वो बूढ़ा वहां से बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका होता है। वो कोई आम इंसान हो ही नहीं सकता था। नहीं था। वो उस तराई के इलाके की, उस जमीन की एक रक्षक आत्मा था। उसे शायद पहले से पता था कि भूकंप के कारण क्या आजाद हो चुका है और कौन सा अनजान यात्री उस खतरे की ओर बढ़ रहा है। ये प्रकृति के अपने एक रक्षा तंत्र की तरह है। अगर किसी भूगर्भीय उथल-पुथल ने जमीन के नीचे से एक विध्वंसक शक्ति को बाहर निकाल दिया है, तो उसी परिवेश ने संतुलन बनाए रखने के लिए एक रक्षक को भी उस काले पुल पर भेज दिया। ये संतुलन का विचार जितना रोंगटे खड़े कर देने वाला है, उतना ही एक अजीब सी राहत भी देता है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो नेहा और रंजन के साथ जो हुआ वो महज कोई इकलौती कहानी या किसी के दिमाग का भ्रम नहीं था। बिल्कुल नहीं। इसके प्रभाव आज भी देखे जा सकते हैं। हाँ, आज भी नेपाल में काठमांडू की भीड़-भाड़ वाली आधुनिक गलियों से लेकर रुकुम जैसे छोटे और सुदूर इलाकों तक लोगों की आंखों में उस बिना सिर वाले प्रेत का खौफ साफ देखा जा सकता है। ये सिर्फ रात के अंधेरे में बच्चों को डराने वाली कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये इस बात का एक जीता जागता प्रमाण है कि हम इंसान अपनी तमाम आधुनिक तकनीकों, गैजेट्स और विज्ञान के बावजूद आज भी ब्रह्मांड की इन अदृश्य ताकतों के सामने कितने असहाय हैं। मेरा भी यही मानना है। ये प्रसंग हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारा ये जो आधुनिक जीवन है ना, जो हमें कंक्रीट की इमारतों और पक्की सड़कों के बीच बहुत सुरक्षित लगता है, ये असल में एक बहुत ही पतली सी परत है। बस एक भ्रम है। हाँ, और जब ये परत टूटती है, जैसे किसी विनाशकारी भूकंप में, तो केवल जमीन के भीतर की दरारें नहीं खुलती, हमारे इतिहास, हमारे सांस्कृतिक आघातों और प्राचीन मिथकों की दरारें भी एक साथ खुल जाती हैं। और उन दरारों से वो सब कुछ बाहर आ सकता है जिसे हमने सदियों से दबा कर रखा था। और यही वो बात है जो श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिस पर बहुत लंबे समय तक विचार किया जा सकता है। जब प्राकृतिक आपदाएं गुजर जाती हैं, तो हम गिरे हुए मलबे को भारी मशीनों से हटा लेते हैं, टूटे हुए शहरों को नई तकनीक से दोबारा बसा भी लेते हैं। सही बात है। लेकिन धरती के फटने से जो सदियों पुरानी किंवदंतियां और अनकहे खौफ अपनी नींद से जाग जाते हैं, उन्हें वापस कैसे दफनाया जा सकता है? क्या हमारी इस आधुनिक सभ्यता के शांत और सुरक्षित दिखने वाले बुनियादी ढांचे के ठीक नीचे आज भी कई ऐसे खौफनाक अतीत, किसी अगली बड़ी आपदा का या जमीन में पड़ने वाली किसी अगली दरार का इंतजार कर रहे हैं? ये सोचना ही हमें इस बात पे मजबूर कर देता है कि हर मलबा सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं होता। कुछ मलबों के नीचे सदियों का खौफ आज भी सांस ले रहा होता है। लेकिन दर अभी बाकी है। नेक्स्ट वीडियो देखो, सब्सक्राइब नाउ। नेक्स्ट वीडियो 1, नेक्स्ट वीडियो 2। वो अभी भी देख रहा है।